नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है, यानी वक्त है दोपहर का दंगल का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या इस बार राहुल को अमेठी में हार का डर सता रहा है? इसलिए दोपहर का दंगल में आज हम पूछ रहे हैं इस सवाल, क्या राहुल को अमेठी में हार का डर है? राहुल ने वायनाड सीट ही क्यों चुनी है? और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेहा जोशी हैं, मुकेश नायक कांग्रेस से और वंदना सिंह समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले नेहा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, हमें बिल्कुल परेशानी है, बल्कि मैं तो बधाई दूंगी कि जिसने भी उनको ये सुझाव दिया है कि 2 सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं अमेठी में, आपने देखा ही होगा जब असेंबली इलेक्शंस हुए 17 में, तो 5 जो असेंबली सीट्स थी कांग्रेस हार गई, बल्कि अमेठी जो असेंबली सीट है उस पर तो तीसरे नंबर पे ये लोग आए थे। तो सलाह अच्छी है, लेकिन ये राहुल गांधी का फेवरेट कैरेक्टर है गब्बर सिंह, अक्सर इस्तेमाल करते हैं गब्बर सिंह को, और गब्बर सिंह की सलाह थी कि जो डर गया वो मर गया। तो इन्होंने पहले ही इतना डरे हुए हैं और हार गए हैं, मतलब वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये मन से ऑलरेडी हार चुके हैं और सेफ सीट ढूंढने के लिए ये मतलब कहां से उत्तर से सीधा दक्षिण की इन्होंने छलांग लगाई है। तो मेरी तो शुभकामनाएं है राहुल गांधी के साथ कि अब यहां से हारेंगे तो कहीं तो अपनी जमानत बचाने का इनको मौका मिले तो जरूर, लेकिन हम आसान बिल्कुल वहां भी नहीं होने देंगे इनके लिए जीतना है, मैं आपको पूरा अश्योरेंस दे रही हूँ। नेहा, क्या ये पहली बार हो रहा है कि कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा 2 या 3 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है? आपके पार्टी के नेता नहीं लड़ते थे क्या? नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कही, तभी तो मैंने कहा कि हमें उनके 2 सीट से लड़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत सारे पार्टी के नेता लड़ते हैं, बल्कि आपको मैं याद दिलाऊं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसे कहते हैं वो एक तरीके से अगर मैं इसको कहूं कि शेर की मान में हाथ डाल रहे थे। उस समय सारे पंडितों ने चैनलों पे बैठ के कहा था कि नॉर्थ इंडिया में कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हिंदी हार्टलैंड में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और रिकॉर्ड मेजोरिटी से वहां से जीत के आए थे। वरन इसको आप राहुल गांधी जी से कॉन्ट्रास्ट करें कि जहां लगातार इनका वोट शेयर 1 लाख का मार्जिन रह गया था पिछली बार, और उसके बाद से भाजपा का वोट शेयर लगातार अमेठी लोकसभा में बढ़ा है, असेंबली इलेक्शन में हमने ये देख ही दिया है। तो आप इसको कॉन्ट्रास्ट करें, थोड़ा अलग अलग करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भयभीत है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त की, इनको कितनी दूर जाना पड़ा, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी, ताकि बड़ी आसानी से आप लोग ये तय कर लेते हैं कि अगर आपके नेता 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको डर नहीं लग रहा है, और कोई और पार्टी का कोई और नेता या राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े हैं तो उनको डर लग रहा है। आपने खुद कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो तमाम विश्लेषक ये कह रहे थे, राजनीतिक गुरु ये कह रहे थे कि वाराणसी से उनका जीतना बड़ा मुश्किल है। तो क्या इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़े थे? इसलिए गुजरात से भी चुनाव लड़ रहे थे ताकि 1 सीट कम से कम सेफ रहे? और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट नहीं किया, उसको इस तरीके से उस चैलेंज को पूरा करके दिखाया कि सारे देश ने देखा और अभी दोबारा देखने जा रहा है। डिफरेंस है सरकार इन दोनों चीजों में। राहुल गांधी भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। राहुल गांधी कहां अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं? चुनाव लड़ना ही था, कर्नाटका से क्यों नहीं लड़ लिए? तमिलनाडु से क्यों नहीं लड़ रही? केरला का वायनाड जो एक मुस्लिम और क्रिश्चियन मेजॉरिटी सीट है, वहां पे जाके इनको क्यों लड़ना पड़ा चुनाव? आप देखिए, लेफ्ट ने पूरा मोर्चा खोल दिया इनके खिलाफ कि एक तरफ आप कहते हैं कि अभी तक ये मोदी हटाओ के नारे लग रहे थे, अब ये राहुल बचाओ का नारा लग रहा है कांग्रेस के अंदर। तो आप देखिए ना कि बौखलाहट किस हद तक बढ़ गई है। ऐसे तो कांग्रेस के नेता भी आपसे कहेंगे ना कि दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए, इलाहाबाद से चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए आपके नेता, फलाना जगह से चुनाव क्यों नहीं, पटना साहिब से चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए? तो ये तो आप लोगों का जो एक जवाब है, उससे कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों को अंदर ही अंदर कहीं पीड़ा हो रही है कि राहुल गांधी को घेरने की जो कोशिश अमेठी में आप लोगों की थी वो फेल हो जाएगी। दूसरी तरफ एक साथ 1 सीट से चुनाव लड़के राहुल गांधी 3 राज्य को साधने की जो कोशिश कर रहे हैं, शायद उसमें कामयाब हो जाए। कि इन्होंने अपने लिए एक सीट ढूंढी है जहां इनको लग रहा है कि ये जीत जाएंगे,
मैं तो बधाई दे रही हूं। मैंने तो बात शुरुआत में बधाई दी कि अच्छी बात है, इन्होंने अपने लिए एक सीट ढूंढी जहां इन्हें लगता है कि ये जीत जाएंगे। मैं ये आपको बता दूं, पिछली बार केरला में 20 लोकसभा सीट है और वोट मार्जिन जो था जीत और हार के बीच में 4% का था, और ये एवरेज जो नेशनल है वो 14% है। इस बार 2014 और 16 के बीच में बीजेपी का 4% वोट शेयर बढ़ा है। तो जैसा मैंने कहा, आसान हम वहां भी नहीं होने देंगे इनके लिए। ये बात तो मैं बधाई दे रही हूं, अच्छी बात है, ढूंढ ली, हमें कोई परेशानी नहीं है। स्मृति ईरानी पर आप लोगों को इतना विश्वास क्यों है कि आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी की जमीन खिसक रही है? स्मृति ईरानी आज तक एक चुनाव नहीं जीती है। राहुल गांधी के खिलाफ वो पिछली बार भी खड़ी हुई थी अमेठी से, वहां पर भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जमीन खिसक रही है? विश्वास नहीं है स्मृति ईरानी पर, अमेठी की जनता का विश्वास है। सुनिए आप मेरी बात, स्मृति ईरानी पर अमेठी की जनता विश्वास करती है। ये राहुल गांधी जो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करने चले जाते हैं ना, और अब इनकी बहन भी जा रही हैं, 5 साल में एक बार वहां अमेठी में दिखते हैं। स्मृति ईरानी लगातार चुनाव हारने के बाद भी अमेठी की जनता के बीच में रही है, वहां काम किया है, महिलाओं के साथ काम किया है, स्किलिंग का काम किया है, कृषि में काम किया है, तमाम तरीके की योजनाएं वहां लेके गई हैं। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता, और इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार स्मृति ईरानी उनको सिर्फ टक्कर नहीं दी, उनको हराएंगी। लेकिन वहां की जनता, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को इतनी आसानी से वहां से भगा देगी? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का किया हुआ काम जो है वो उनके काम नहीं आएगा? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की इतनी पुरानी जमीन, जो पारिवारिक जमीन है, वो खिसक जाएगी इतनी आसानी से, जितनी आसानी से आज टीवी पर बैठकर आप बोल ले रही हैं? अगर राहुल गांधी ने काम किया होता तो असेंबली में सुपड़ा साफ होता कांग्रेस का। राहुल गांधी ने काम किया होता तो असेंबली में सुपड़ा साफ होता कांग्रेस का। अमेठी विधानसभा से तीसरे नंबर पर आई थी कांग्रेस। राहुल गांधी ने काम किया होता तो ऐसा होता क्या? तो आप ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय आप ग्राउंड पर जाएं, अमेठी की जनता से पूछें, आपको रिस्पांस पता चलेगा कि क्यों उन्होंने खदेड़ कर कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया है। नेहा जोशी, लेकिन वायनाड सीट से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दक्षिण में बीजेपी को उसकी वजह से कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है? जी देखिए, ये मुझे सबसे हास्यास्पद आर्ग्यूमेंट लगा है। केरला में ये लेफ्ट से हार चुके हैं कांग्रेसी, तमिलनाडु से ये वैसे ही गायब है, कर्नाटका में जेडीएस के बलबूते पे इनकी सरकार वहां पे ये चला रहे हैं किसी तरह, आंध्रा में टीडीपी ने इन्हें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, और तेलंगाना में कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। तो कौन से साउथ फोरे की बात कर रहे हैं और कौन सी सदर्न आउटरीच? भाई साहब, ये 1971 नहीं है और ये चिकमंगलूर नहीं है, ये वायनाड है। तो वायनाड की जनता को भी इतना बेवकूफ ना समझे कि वो राहुल गांधी को केक वॉक होने देगी यहां पर भी। तो समीकरण बहुत बदल गए हैं, भारत बहुत बदल गया है, भारत की जनता काम देखती है। तो अब ये राहुल गांधी वहां पे चले जाएंगे, शहजादे चुनाव लड़ लेंगे और जनता बिछ जाएगी, ऐसा नहीं होता है आज के भारत में। एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने फिर इसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मुद्दा क्यों बना दिया है? क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायनाड से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को आप लोग तवज्जो देने की कोशिश कर रही हैं? मैं जरा वर्धा में पीएम मोदी ने क्या कहा अपने दर्शकों को सुना देता हूं, उसके बाद इसका जवाब आपसे लूंगा। वर्धा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार सामने आए हैं। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक, राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या राहुल गांधी के लिए ये जरूरी है या मजबूरी है? कोई देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 57 में 3 सीटों से लड़े थे, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से। 1951 में वो विदिशा और लखनऊ से 2 सीटों से लड़े थे।
1996 में गांधी नगर और लखनऊ से लड़े थे। मोदी जी स्वयं पिछला चुनाव गुजरात और बनारस से लड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1951 में 1991 में गांधीनगर और दिल्ली से चुनाव लड़े थे। और 1996 से पहले एक नेता 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकता था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में संशोधन हुआ, तब 2 सीटों से लड़ने का अधिकार नेता को दिया गया। कौन सा अधिकार का उल्लंघन किया है राहुल गांधी जी ने, कौन सी अनाधिकार चेष्टा की है, जरा ये बताएं। अगर बीजेपी के लोग चुनाव 3-3 सीटों से लड़ते हैं तो पलायनवादी और भगोड़े नहीं है, कायर नहीं है। मुकेश जी, 2-3 सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि क्योंकि अमेठी की जमीन खिसक रही है, अमेठी से राहुल गांधी हटने वाले हैं, इसलिए दक्षिण में एक कोने में जाके वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से कम अपनी सीट बचा ले, एक सीट पर तो कम से कम जीत जाए। अमेठी से राहुल गांधी पिछले चुनाव से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। मैं आपके चैनल पर निरंतर बैठता रहता हूं, चुनाव के बाद अपन बात करेंगे। और दूसरी रही दक्षिण भारत से लड़ने की बात, तो हमारे नेता ने दक्षिण भारत में अपनी मनोवैज्ञानिक उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक निर्णय लिया है कि हम उत्तर भारत में भी अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और अपनी पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं। लेकिन मुकेश जी, सवाल यह भी है ना कि जब जब कांग्रेस परेशानी में होती है तो ही दक्षिण की याद कांग्रेस को क्यों आती है? आप अपने ढंग से इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ है ही नहीं। ये तो समय भारत की राजनीति में ऐसा समय है जब भाषा अपना अर्थ खो रही है। जो हमारी अभिप्राय संपदा थी वो उसको लोग चकनाचूर कर रहे हैं और कही गई बातों का हजारों लोग अलग अलग अर्थ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, उसका आशय बदलने तैयार बैठे रहते हैं। ये भारत की राजनीति का बहुत संक्रमण काल है और पूरे देश की राजनीति इस संक्रमण से गुजर रही है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। वंदना सिंह भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद है। वंदना जी, आपको लग रहा है कि ये क्योंकि बाकी नेता लड़ते आ रहे हैं 2 सीट से 3 सीट से चुनाव, इसीलिए राहुल गांधी ने भी तय कर लिया कि एक नॉर्थ इंडिया से और एक साउथ इंडिया से, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो दक्षिण को उत्तर से मिला पाएंगे और उत्तर को दक्षिण से मिला पाएंगे। अब ये कांग्रेस की रणनीति है, किस रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये तय किया है कि ये दक्षिण और इनकी अपनी सीट अमेठी दोनों जगह से लड़े। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी से कोई डर लगना चाहिए। इनके पास बड़े ही गद्दावर नेता संजय सिंह जैसे लोग अमेठी से हैं और अमेठी में जो, जहां तक मेरा मानना है, गांधी परिवार का काफी पुराना रिश्ता है और इसीलिए आप लोगों ने 2 सीटें छोड़ दी। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप लोगों को डर लग रहा था क्या अमेठी और रायबरेली से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इज्जत ना, लोगों को इज्जत भी देनी चाहिए और उसके एक इज्जत के तहत 2 सीटें छोड़ी गई, एक सोनिया गांधी जी के लिए, एक राहुल गांधी जी के लिए। और अमेठी से इनको, मुझे तो नहीं लगता है कि इनको स्मृति ईरानी जी से कोई डर है। स्मृति ईरानी जी उतरी हैं, ये मोदी जी के बल पे उतरे हैं, कोई अपने बल पे नहीं उतरी हैं। नेहा जोशी, स्मृति ईरानी तो मोदी जी के बल पर उतरी हैं, फिर आप लोग कैसे समझ रही हैं, ये कैसे विश्वास दिला रही है कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए, उनको अमेठी छोड़कर भागना पड़ रहा है? इस तरह का घटिया कमेंट ये कर रही है, मोदी जी के बल पर उठ रही है। आपको क्या पता है स्मृति ईरानी जी की जर्नी के बारे में? स्मृति ईरानी जी ने, मुझे उत्तर प्रदेश का बहुत तजुर्बा है और मैं उत्तर प्रदेश में ही मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मुझे बहुत कुछ पता है उत्तर प्रदेश का कि क्या हो रहा है। और अमेठी सुल्तानपुर का खास करके बहुत ज्यादा जिंदगी का और तमीज का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, ये मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह रही हूँ। I take strict objection What do to you mean you take strict objection? and I refuse to debate with her. आप I refuse to engage with her. जितने भी चुनाव लड़े गए हैं पीछे, सब मोदी जी के नाम पे लड़े गए हैं। उसको दूसरी तरफ मत ले जाने की कोशिश करिए, रानी जी की स्ट्रगल, दूसरी तरफ उसको मत ले जाने की कोशिश करिए। जो सीधा सीधा अर्थ है, सीधा अर्थ निकालिए। जितने लोग पिछले 2014 में जीते हैं, सब मोदी जी के नाम पे जीते हैं। कितने नेता आपके आए हैं यहाँ पे जो अपने बल पे आए हैं? इसी कारण कितने अपने बलबूते पे आए हैं? जरा मुझे नाम गिना के दिखाइए आप। यादव कहते हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे सब चुनाव जीत के आए हैं, मोदी वेव पे आए हैं आप लोग। तो मुझे मत समझाइए, अपने आप को समझाइए बैठ के थोड़ा।
तहजीब के सवाल है ना, तो आप अपने को तमीज सिखा लीजिए, मुझे मत सिखाने की कोशिश करिए। सॉरी, मैं इनके साथ जो आप दूसरे को एक तरफ मोड़ के दूसरी तरफ लिए चली जा रही है, आपकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता नहीं है, ये आपकी खुद। मुझे लगता है शायद मुझे लगता है वंदना जी के कहने का मतलब ये था कि स्मृति ईरानी अपने दम पर वहां चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनका जनाधार है नहीं। मेरे ख्याल से शायद वो यही कहना चाहती थी वंदना जी। ईरानी ने एक आम कार्यकर्ता की तरफ शुरुआत करी और आज ये अपने दम पर इस पोजीशन पे पहुंची हैं कि कांग्रेस के शहजादे को उन्होंने क्या शब्दावली का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस के शहजादे और सपा के शहजादे। अपनी शब्दावली पे जरा ध्यान दें, जरा अच्छे से अपनी तमीज पे जरा ध्यान दें, दूसरों की तरफ कम देखें। शब्द सही निकलेगा। मुकेश नायक क्या कहना चाहते हैं, बताइए। उम्र में, तजुर्बे में आप बड़ी लग रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा है कि उम्र और तजुर्बे का सवाल नहीं है, सवाल आपकी अकल का है। मतलब एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल। चलिए ठीक है, एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल। यहाँ अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे बेहतर अंग्रेजी बोल लेती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, अब मुद्दे पर आइए। मुकेश नायक कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश नायक जी बोलिए। आई एम श्योर। बोलिए मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि आज तक स्मृति ईरानी ने कौन सा चुनाव हिंदुस्तान में जीता है? पार्षद तक का तो चुनाव जीता नहीं है। एक सीरियल में भर वो आई थी जिसमें बहू बनी थी, उससे प्रसिद्धि मिल गई और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को अभी तक वो भुनाने का प्रयत्न कर रही हैं। उनका कौन सा सेवा का, समर्पण का, चुनाव जीतने का, राजनीतिक प्रतिमान गढ़ने का कौन सा इतिहास है? टैलेंट के बलकर सीरियल में आई थी, कार्यकर्ता की तरह बीजेपी में शुरुआत करी थी, उसके बाद कार्यकर्ता की तरह लगातार पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, चुनाव लड़े उन्होंने और इस बार लड़ेंगी और जीत का भी दिखाएंगे। एंटाइटल्ड नहीं है वो आपके शहजादे की तरह की पैदा हुए और सीधा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में कि यहाँ पे परिवार राज नहीं चलता है। अरे भाई, 4 चुनाव जीत चुके हैं राहुल गांधी, प्रभारी बना दिया। 4 चुनाव जीत चुके हैं राहुल गांधी। ठीक है, किस बल पर जीते? मैं चैलेंज कर रही हूँ, अमेठी के अलावा कहीं से चुनाव लड़के दिखा देते। मुझे लगता है कि ये पहली बार टेलीविजन पर बैठ रही है स्मृति ईरानी इस बार ऐसा चैलेंज उनको दे रही है कि दूसरी सीट देनी पड़ी। इनको तो समझ ही नहीं है कि नेशनल मीडिया पर डिबेट किस तरह से करना है। मुकेश जी ठीक है, आप तजुर्बेकार हैं और नेहा जी भी हमारी मेहमान है। नेहा जोशी जी आपको वंदना सिंह जवाब देना चाहती हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान आप दोनों रखें, मैं चाहता हूं। बोलिए वंदना जी। ऐसा है, मैं ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ, मैंने एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, अगर इनको समझ में नहीं आती। ठीक है मैडम, आप जवाब दीजिए, भाषा पे से आगे निकलिए और जवाब दीजिए, क्या कहना चाहती है जी। देखिए ऐसा है, जहां तक ये 2019 के चुनाव का सवाल है, ये चुनाव जो होगा ये जनता, नौजवानों की मांग पे हो रहा है और नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, किसान बेहाल है। वो सब तो ठीक है वंदना जी, नहीं वंदना जी, आप लोगों ने 2 सीटें क्यों छोड़ दी, बताइए ना। 2 सीटें आप लोगों ने क्यों छोड़ दी? या तो कहिए कि हम डर गए थे, या कहिए कि वहां पर राहुल गांधी, या तो राहुल गांधी के साथ आने वाले दिनों में भविष्य में आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, तो आप लोगों ने सोचा कि ठीक है वो 2 सीट छोड़ देते हैं, तो कम से कम इतने संबंध तो रहेंगे कि आने वाले दिनों में एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे के साथ बैठ सके। यही दिक्कत थी आप लोगों की, इसलिए आप अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे। मुद्दा जो है भाजपा को हराना है। जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां, हम सबका मुद्दा एक है। अब उसमें कांग्रेस को हम 2 छोड़ते हैं कि 7 छोड़ते हैं, ये तो अपनी अपनी रणनीति है। इसमें आप लोग इतना ज्यादा क्यों उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, लेकिन एक चीज है मुकेश जी कि आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता, और हिंदू आतंकवाद की वजह से ही आज अमेठी से राहुल गांधी को भागना पड़ रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें 5 साल के कार्यकाल में और उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। लोग पूछते हैं 15 लाख रुपए हमारे खाते में कब डालोगे? लोग पूछते हैं रोजगार सबसे न्यूनतम स्तर पर आज क्यों है? लोग पूछते हैं राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ रहा है? आयात निर्यात में असंतुलन क्यों हो रहा है? जो सकल घरेलू उत्पादन है और जो 8 कोर इंडस्ट्री है, इसका प्रोडक्शन क्यों घट रहा है? रियल एस्टेट पूरा चकनाचूर क्यों हो गया है?
ट्रेड बिजनेस पूरा खत्म क्यों हो गया है, नोटबंदी क्यों की थी, इसका कोई जवाब आप आज तक नहीं दे पाए, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। तो अब इसके अलावा कहने के लिए उनके पास क्या है? ये प्रच्छन्न सांप्रदायिकता और पुराना तरीका पोलराइज करने का वही अपनाएंगे, और उनके पास क्या तरीका है? लेकिन मुकेश जी, ये बात तो सच है ना कि आपके ही नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा सबसे पहली बार देश को दी। उन्होंने ही बताया कि हिंदू आतंकवाद क्या होता है। अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, आतंकी गतिविधि में शामिल होता है, तो उस पर एक पूरा कानूनी प्रक्रिया है, अदालत है, वो रिहा होगा, उसको जेल होगी या क्या होगा, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन क्या कांग्रेस ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आज उसी भाषा की वजह से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और कांग्रेस मुश्किल में भी है? कांग्रेस ने कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, सभी राजनीतिक दलों के अंदर एक दो नेता ऐसे होते हैं जो समय समय पर अपनी निजी राय रखते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो कहा था वो निजी राय थी क्या उनकी? हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में भी दिग्विजय सिंह ने जो कहा था क्या उनकी निजी राय थी? निजी राय रखते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो कहा था क्या उनकी निजी राय थी? और उनकी निजी राय की वजह से आप लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तो वो भी उनकी निजी परेशानी है क्या? पूरी मतलब हिंदू कम्युनिटी जिसका टेरर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। आतंक का कोई ना धर्म होता है ना चेहरा होता है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। तो ये हिंदू आतंकी और मुसलमान आतंकी हम लोग क्यों बोलते हैं? ना आतंकी देश, आतंकी ना जाति, ना कोई धर्म, ना वर्ग, ना क्षेत्र, धर्म के उसमें ना डालें। फिर क्यों आप लोग बोलते हैं कि हिंदू आतंकवाद है या नहीं है? फिर क्यों आप लोग निशाना साधते हैं? एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, आतंक होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। धर्म होता है और नाम भी होता है। अगर हम उसमें ना डालें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, वो नेहा जोशी जवाब दे रही है। कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। किसको बदनाम किया? आपको क्यों लग रहा है कि बदनाम किया किसी को? क्या इस देश में पहली बार किसी के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होने का केस चला? अपीजमेंट के लिए दिग्विजय सिंह जैसे नेता हिंदू टेरर नाम का एक टर्म लेके आते हैं, जो विश्व का मीडिया जिसको उठा रहा है, और एक धर्म और कम्युनिटी के लोग जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना ही है दूर दूर तक। मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदू से लिबरल कोई कम्युनिटी हो सकती है, उसके आगे आप हिंदू टेरर नाम का एक लेबल चिपका देते हैं, और ये कांग्रेस की लेगेसी है इस देश के लिए। मुकेश जी, इंटरनेशनल मीडिया में देखें, अल जजीरा हेडलाइन देता है कि हिंदू टेरर गोज अनपनिश्ड। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस देश में कि ऐसा कोई फ्रेज कॉइन हो जाएगा यहाँ पे। मुकेश जी, आप जवाब देना चाहते हैं क्या? मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने कभी भगवा आतंकवाद जैसा शब्द अधिकृत रूप से नहीं बोला है। इसको प्रचारित भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक कहा हमारी बहन वंदना जी ने कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई देश, कोई मजहब, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं होता। आतंकवादी एक अपराधी होता है, और वो उसका ना कोई देश होता है, उसकी ना कोई जाति होती है। वंदना जी, फिर क्यों ये कहा जाता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, आगे कहा माइनॉरिटी अपीजमेंट का नाम और रिलीजन होता है। नहीं ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोग ये कमेंट क्यों करते हैं और क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आज मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो तमाम भगवाधारी जो जेल में गए थे वो बाहर आ गए। देखिए, यहाँ सिर्फ हम ये ना कहें भगवादारी बाहर आ गए या दूसरे वर्ग के लोग बाहर आ गए। हमें ये देखना चाहिए कि जो इनको कैसे छोड़ दिया गया है, इसमें तो सवाल उठते ही हैं। आप बताइए, जितने लोगों का यहाँ पे अरेस्ट हुआ था, जितने लोग पकड़े गए थे, आप पिछला वो देखिए, जज ने क्या कहा कि कैसे इन्होंने, एजेंसी ने इनको छोड़ दिया। कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एजेंसीज किस लिए होती हैं? सबूत ढूंढने के लिए होती हैं। बिना सबूत के वो छोड़ दिए गए। ऐसा आपको लग रहा है कि अदालतें न्याय नहीं कर पा रही हैं? नहीं, अदालतें न्याय कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही है, अभी ये तो इसका बेहतर जवाब तो अदालत देगी। लेकिन ये सवाल एक एजेंसी पे भी उठता है कि सबूत क्यों नहीं दे पा रही? एजेंसी तो यही एजेंसी तो तब भी थी ना जब यूपीए की सरकार कह रही हूँ, सबूत क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? तो यही एजेंसी तो तब भी थी जब यूपीए की सरकार थी। जहाँ कहीं भी अगर आग लगती है तो धुआं होता है। चलिए, धुआं उठा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोपहर का दंगल में वक्त इतना ही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ लौटेंगे। अब देखते रहिए।